हेलो गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। चलिए आज इम्पॉर्टेंट से एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, दैट इज़ न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स। और न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। किसकी? डाउन सिंड्रोम की। व्हाट इज डाउन सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम होता किसकी वजह से? सर, डाउन सिंड्रोम जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से होता है। क्रोमोसोम नंबर 21 के साथ ऐसा क्या हुआ? एक्स्ट्रा कॉपी बन गया इसका। क्या बन गया? एक्स्ट्रा कॉपी इसका बन गया। सर, इसके एक्स्ट्रा कॉपी बनने से क्या होता है? आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा कॉपी बनने से क्या होगा? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 21 है, इसके ऊपर कौन सा जीन होता है? इसके ऊपर एपीपी जीन होता है। कौन सा जीन? एपीपी जीन। और एपीपी जीन में जब डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? अल्जाइमर डिजीज होती है। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम तो बच्चे के अंदर हो रही है। ये वाली एक ओवर एज, मतलब यानी कि 70 साल के बाद तो नहीं हो रही है ना, तो ये एज से पहले हो रही है। तो इस वाली अल्जाइमर डिजीज को हम क्या कहते हैं? प्री सेनाइल अल्जाइमर डिजीज से कहते हैं। अगर इसके अलावा अगर और बात करें कि क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर माइक्रोग्नेथिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? माइक्रोग्नेथिया, यानी कि जो लोअर जो है वो छोटा हो गया। और इसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है? मैक्रोग्लोसिया। मैक्रोग्लोसिया। अब जो तो छोटा है लेकिन इसका टंग का साइज क्या है ना, बड़ा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ओपन माउथ प्रेजेंट देखने को मिलता है। ओपन माउथ देखने को मिलता है, कंटिन्यूसली ओपन माउथ वाली प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? इनकी आईज के अंदर ब्रश फिल्ड लीजन्स देखने को मिलते हैं। ब्रश फिल्ड लीजन यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रश फिल्ड लीजन कहां पर देखने को मिलता है? वो मिलता है डाउन सिंड्रोम के साथ। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि इसके अंदर सिंगल पामर क्रीज देखने को मिलता होगा। जैसे आप अपनी हाथ देखते हैं तो उसमें दो आपको अलग अलग रेखाएं मिलती है, लेकिन इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? सिंगल पामर क्रीज। सिंगल पामर क्रीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके बात करें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर मेंटल रिटार्डेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर मेंटल रिटार्डेशन के लिए सबसे कॉमन कॉज माना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका ना मंगोलियन फेसेस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। मंगोलियन फेसेस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या हो गया कि जो हमारा जो लाइक कह सकते हैं कि जो नेजल सेप्टम वाला ब्रिज है, ये क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो फ्लैट नेजल सेप्टम है ना, फ्लैट नेजल सेप्टम जो है वो लाइक फ्लैट नेजल सेप्टम हमें देखने को मिलेगा। इसकी वजह से मंगोलियन फेसेस देखने को मिलेंगे। चलिए, तो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम। चलिए हम यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं? अगर इसके अंदर हम मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया की बात करें, मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया की बात करें तो अगर ओवरऑल बात करें तो ALL रहेगा। क्या बात करें? ओवरऑल बात करें तो कौन सा रहेगा? ALL। लेकिन अगर हम इसके अंदर 3 साल से छोटे बच्चे की हिस्ट्री दी हुई है तो उसके अंदर AML-M7 वेराइटी विल बी द मोस्ट कॉमन, राइट। नाउ अगर हम बात करें इसके इन्वेस्टिगेशंस की, तो इसके इन्वेस्टिगेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? अच्छा, इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें कि सर इसने ल्यूकीमिया की बात कर ली, इसके अंदर अपन ने ब्रेन वाला पार्ट इन्वॉल्व कर लिया। अगर हम CVS के अंदर देखें कि CVS के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है? दैट इज एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। कौन सा देखने को मिलता है? एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट इसके अंदर देखने को मिलता है। आपको अगर एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट नहीं दिया जाए तो इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आप VSD पे रखेंगे। आपको एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट की जगह पर वो एक दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है, यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी दे सकता है ना। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट विल बी द मोस्ट कॉमन कार्डियक एब्नॉर्मलिटी इन द डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा। अब डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी? सर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल गई। चलिए हम सब इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्या करेंगे। अब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें
तो इन्वेस्टिगेशन में सर हम दो तरीके से कर सकते हैं। सर इन्वेस्टिगेशन हम दो तरीके से कैसे कर सकते हैं? सर पहली बात तो ये कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं उनके अंदर जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है दैट इज़ अ कैरियोटाइपिंग, लेकिन हम इसकी शुरुआत में पता लगाना चाहते हैं तो हम यूएसजी कर सकते हैं। यूएसजी कर सकते हैं तो यूएसजी के अंदर हम क्या देखते हैं? बच्चे के अंदर नकल ट्रांसुलेंसी। क्या देखते हैं? नकल ट्रांसुलेंसी। तो नकल ट्रांसुलेंसी इसके अंदर कैसी दिखने को मिलती है? इंक्रीज देखने को मिलती है। या फिर यूएसजी के अंदर हम एक और चीज़ देखते हैं जैसे नेजल बोन हाइपोप्लेजिया। क्या देखते हैं? नेजल बोन हाइपोप्लेजिया, क्योंकि हम ऊपर बात कर रहे थे ना कि यहाँ पर फ्लैट नेजल सेप्टम देखने को मिलता है, तो नेजल बोन हाइपोप्लेजिया भी हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है, राइट। तो यूएसजी के अंदर क्या होगा? नकल ट्रांसुलेंसी, नकल ट्रांसुलेंसी जो है वो इंक्रीज देखने को मिलती है और नेजल बोन हाइपोप्लेजिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने यूएसजी किया, देन आफ्टर हम क्या करेंगे? यहाँ पर ब्लड टेस्ट करेंगे। अब डिपेंड करता है कि ब्लड टेस्ट आप कब कर रहे थे। अगर ब्लड टेस्ट आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कर रहे हैं, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो बीटा HCG की वैल्यू चेक करनी है और दूसरा पैप ए करना है। तो बीटा HCG की वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी? इंक्रीज देखने को मिलेगी, और पैप ए की वैल्यू हमें डिक्रीज देखने को मिलेगी। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान से देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर अगर हम उसके बाद T2 यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक टेस्ट होता है जिसको हम ट्रिपल टेस्ट कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? ड्यूअल मार्कर टेस्ट, और इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल मार्कर टेस्ट कहते हैं। किसको कहते हैं? ट्रिपल मार्कर टेस्ट कहते हैं। ट्रिपल मार्कर टेस्ट हो गया। अब ट्रिपल मार्कर टेस्ट में आप क्या करेंगे? सर इसके अंदर हम बीटा HCG की वैल्यू चेक करेंगे, इसके अंदर हम अल्फ़ा फेटोप्रोटीन की चेक करेंगे, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एस्ट्रायोल की वैल्यू चेक करते हैं। किसकी? एस्ट्रायोल की। तो बीटा HCG की वैल्यू तो क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इन दोनों की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो बीटा HCG वैल्यू विल बी इंक्रीज एंड AFP एंड एस्ट्रायल विल बी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर सर क्वाड्रेपल की बात करें तो क्वाड्रेपल मार्कर की बात करें तो इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है ना कि सर इसके अंदर चार चीज़ें होंगी जिनको हम चेक करने वाले। एक तो वो सारी होंगी जो ट्रिपल मार्कर के अंदर थी, प्लस साथ ही साथ कौन होगा? इसके साथ ही साथ ट्रिपल मार्कर के साथ साथ यहाँ पर कौन होगा? एक और चीज़ होगा जिसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिन ए। क्या कहते हैं इसको? इनहिबिन ए। और इनहिबिन में मतलब क्या होगा? सर इनहिबिन में मतलब आई का मतलब क्या है? I4 इनहिबिन होगा, और I4 क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? I4 इनहिबिन होगा और I4 इंक्रीज होगा। सर दीज ऑल आर द ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट। कैसे हैं ये? स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। और लास्ट वाला कौन सा है? सर कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब कन्फर्मेटरी करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सर कन्फर्मेटरी के लिए हम कैरियोटाइपिंग करते हैं। क्या करते हैं? कैरियोटाइपिंग जो है इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट है। अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट है और कैरियोटाइपिंग अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं, अगर कैरियोटाइपिंग अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करने वाले को क्या कहते हैं? सर कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, क्योंकि हमें सेल चाहिए और कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग हम करते हैं। कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग हम कब कर सकते हैं? सर 10th वीक के आसपास हम कर सकते हैं। अगर आफ्टर T1 यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करना है तो हम क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस। क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस। और एमनियोसेंटेसिस कब करते हैं हम? 16 to 18 वीक के आसपास हम करते। तो दीज आर द कन्फर्मेटरी टेस्ट। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। याद रह जाएगा इतना आपको कि ये कौन सा टेस्ट है? ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होने वाला है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट डिजीज, दैट इज क्या रहेगा? दैट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में सारी चीज़ें आ गई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होगा, कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा, सारी चीज़ें आ गई। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें आती है। एक तो आती है पटाउ सिंड्रोम, है ना, पटाउ सिंड्रोम आता है, और एक आता है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या आता है? एडवर्ड सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम के अंदर कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट होगा? सर पटाउ सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर 13 अफेक्ट होगा। P4 पटाउ और P4 पटाने की एज मतलब लाइक 13, है ना। तो क्रोमोसोम नंबर 13 होगा। एडवर्ड का मतलब E4 एडवर्ड और E4 18। तो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कौन सा अफेक्ट होगा? सर क्रोमोसोम नंबर 18 इसके अंदर अफेक्ट होने वाला है।
सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यू विल सी इन द पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के अंदर कॉमन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होंगे। तो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स देखो, इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन प्रेजेंट रहेगी, तो मेंटल रिटार्डेशन तो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी ना, तो मेंटल रिटार्डेशन इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। इसके अलावा क्या क्या रहेगा, इसके अलावा अगर हम सब कार्डियक एबनॉर्मलिटी की बात करें तो VSD जो है वो कॉमन रहेगा रेदर देन PDA, बोले तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इसके अलावा अगर और क्या बात करें, अगर इस वाले बच्चे के अंदर जो पैर होते हैं ना, पैर वो इस तरह से होते हैं। आपने पुराने ज़माने में जो वो चेयर्स देखी होगी जो ऐसे राउंड ऐसे होती है, तो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम रॉकर्स बॉटम फीट। क्या कहते हैं, रॉकर्स बॉटम फीट इसे कहते हैं। तो दीज आर द कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर ये दोनों चीज़ें तो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा सेपरेटली बात करें तो P4 पटाउ सिंड्रोम होता है और P4 इसके अंदर पॉलीडेक्टाइली मिलेगी। क्या मिलेगी, पॉलीडेक्टाइली मिलेगी। पॉलीडेक्टाइली इसके अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा इसके अंदर क्लैफ्ट लिप भी देखने को मिलेगा और क्लैफ्ट पैलेट, क्लैफ्ट लिप क्लैफ्ट पैलेट भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है P4 पटाउ सिंड्रोम, P4 पॉलीडेक्टाइली, क्लैफ्ट लिप और क्लैफ्ट पैलेट, PP वाली चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ किसकी, एडवर्ड सिंड्रोम की, तो एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर सबसे पहले तो बच्चे का जो स्कल है, बच्चे का स्कल आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी स्कल। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी स्कल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या मिलेगी, हॉर्स शू किडनी, हॉर्स शू किडनी भी इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर एक और चीज़ देखने को मिलती है, ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स भी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी, है ना। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर ये सब मिलेगा और पटाउ सिंड्रोम के अंदर ये दोनों चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो दो हमारे लाइक न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो गए। इसके अलावा तीसरे न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स की मैं बात करूँ तो तीसरा न्यूमेरिकल डिसऑर्डर क्या है, तीसरा न्यूमेरिकल डिसऑर्डर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या हुआ, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या हुआ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या हुआ। इसके अंदर देखो हमारे पास है ना एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स अगर फीमेल बनेगी तो XX बनेगा और मेल बनेगा तो XY बनेगा। लेकिन इस वाले क्रोमोसोम इस वाले पेशेंट के अंदर क्या हुआ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर क्या हुआ, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम बन गया। तो यानी कि इसका जो क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन है वो XXY बन गया। अब देखो ज़्यादातर कन्फ्यूजन एग्जाम में ये होता है कि सर ये मेल के अंदर होगा फीमेल के अंदर होगा। अब जाहिर सी बात है कि सर इसके पास XY तो है ही ना। अगर इसके पास XY होगा तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, ओनली इन मेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ये मेल के अंदर ही देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है ना, अब इसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है। तो एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, तो इसको ऐसे याद रखना कि सर मोर X क्रोमोसोम मोर मेंटल रिटार्डेशन, मोर X क्रोमोसोम मोर मेंटल रिटार्डेशन। तो मेंटल रिटार्डेशन जो है वो इसकी ज़्यादा होती चली गई। ठीक है, तो ये वाले पेशेंट के अंदर भी मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सर इसके अंदर एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस पेशेंट के अंदर हमें हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइपोगोनेडिज्म। जब इसके अंदर हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलेगा मतलब इसके अंदर टेस्टिस जो है वो क्या है, लेस डेवलप है। अब जब इसके अंदर टेस्टिस जो है वो लेस डेवलप है, इसका मतलब इसके अंदर टेस्टेस्टेरोन नहीं बनेगा, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया। अब क्लाइनफेल्टर वाले बच्चे के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, लेकिन हम इसका फीडबैक मैकेनिज्म से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कॉम्पनसेटरी और फीडबैक मैकेनिज्म इसकी वजह से ये हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेगा कि टेस्टोस्टेरोन कम है तो इसकी जगह कुछ और भेजो।
कुछ और भेजो तो FSH और LH जो है वो इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो गायनेकोमेस्टिया भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? गायनेकोमेस्टिया भी देखने को मिलता है। अगर और इसके क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात करूँ तो इन पेशेंट के अंदर अगर कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो इनके अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेशन मिलेगा सर? इनके अंदर जो है मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो कौन सा मिलता है? इनके अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर की अगर हम बात करें तो मेल ब्रेस्ट कैंसर मिलता है। क्या कौन सा मिलता है? मेल ब्रेस्ट कैंसर इन पेशेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्रोमोसोमल रिप्रेजेंटेशन 47 प्लस XXY। अगर XY है तो मेल मेल तो होगा ही ना, मेल के अंदर ही तो होगा ये सारा चीज़ें। मोर X क्रोमोसोम द मोर मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि इस पेशेंट के अंदर मेंटल रिटार्डेशन भी प्रेजेंट रहेगी। एंड द नाउ द लास्ट वन इज द फोर्थ वन इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर हुआ क्या सर? टर्नर सिंड्रोम का क्लिनिकल क्रोमोसोमल जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 45 प्लस XO, यानी कि इसके अंदर एक X जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। अगर इसके अंदर X कम हो गया तो इसके अंदर क्या हो गया? नॉर्मल IQ। एकमात्र ऐसा हमने 4-5 अभी तक जितने भी इससे पहले 3 पढ़े ना, 4 पढ़ लिए है ना, 4 पढ़ लिए, ये चौथा है और ये 5वां है। डाउन सिंड्रोम पढ़ लिया, एडवर्ड पढ़ लिया, पटाव पढ़ लिया, ठीक है, एडवर्ड पढ़ लिया, पटाव पढ़ लिया, 3 हो गए, ये चौथा और ये 5वां। अभी तक इससे पहले जितने भी 4 पढ़े इन सब के अंदर मेंटल रिटार्डेशन प्रेजेंट था, लेकिन एकमात्र ऐसा है टर्नर सिंड्रोम जिसके अंदर क्या होता है? नॉर्मल IQ हमें देखने को मिलता है। नॉर्मल IQ हमें देखने को मिलेगा, राइट। नॉर्मल IQ किसके अंदर देखने को मिलता है? टर्नर सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कोज होता है किसका? प्राइमरी एमिनोरिया का। प्राइमरी एमिनोरिया का मतलब क्या है सर? प्राइमरी एमिनोरिया मतलब प्राइमरी उस हर चीज़ से आता है जहाँ पर जो ओरिजिन है वो खुद ऑर्गन होता है। जैसे यहाँ पर एमिनोरिया बोल रहे हैं मतलब ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऑर्गन कौन सा? ओवरी। अब यहाँ पर एक X क्रोमोसोम है तो यहाँ पर ओवरीज जो है वो क्या हो जाएंगी? लेस डेवलप होंगी। इन लेस डेवलप ओवरी को रूडिमेंट्री ओवरीज या स्टीरियो ओवरीज भी कहते हैं। तो ओवरीज लेस डेवलप, राइट, लेस डेवलप ओवरीज होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर इसके अंदर कार्डियक एबनॉर्मेलिटी की बात करें तो यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, कौन सा वॉल्व? बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। एओर्टिक वॉल्व एनोमली, देन कोएक्शन ऑफ एओर्टा, देन कोएक्शन ऑफ एओर्टा। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन इसके अंदर ये वाली चीज़ तो इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी एमिनोरिया का कॉज जो है वो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम की वजह से प्राइमरी एमिनोरिया हो सकती है। नॉर्मल IQ इन पेशेंट्स के अंदर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओनली इन फीमेल, ओनली इन फीमेल के अंदर। अगर आपको कोई क्लिनिकल केस भी बना के दिया गया है तो उसके अंदर या तो फीमेल होगी तो टर्नर सिंड्रोम, अगर मेल के अंदर दिया हुआ है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आई होप यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस स्लाइड। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं जल्दी, सी यू सून, बाय बाय।